गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास समाप्त किया था मेजरमेंट्स तक, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड देयर मेजरमेंट। उसमें हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था कि यूनिट क्या है, क्वांटिटीज़ क्या है, वो उन सारे प्रॉपर्टीज़ का मेजरमेंट कैसे करेंगे, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या है। उस टॉपिक में मैंने आपको समझाया था कि जो रिज़ल्ट हमारा होना चाहिए वो रिज़ल्ट कैसा होना चाहिए, वो एक्यूरेट न भी हो तो प्रिसाइज हो, ये समझाया था आपको। और पिछले वीडियो में मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन लिखना, किसी भी बड़े बड़े नंबर्स को हम साइंटिफिक नोटेशन में साइंटिफिक तरीके से कैसे दिखा सकते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसकी ज़रूरत क्यों है, ये सब मैंने समझाया था। और एक जो सबसे अहम बात समझाया था कि अगर हम बहुत सारे नंबर्स को जोड़ते हैं जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं, या सिग्निफिकेंट फिगर वाले बहुत सारे नंबर्स को जोड़ते हैं, तो उसमें हमको सावधानी क्या रखनी होती है। हम कैसे उस जोड़ घटाव वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले रिज़ल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर कहा कि सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी बात की थी। फिर अगर कोई साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है दो नंबर, तो उनको जोड़ेंगे कैसे, उनको घटाएंगे कैसे, उनका गुना कैसे करेंगे, उनका भाग कैसे करेंगे, ये सब हम लोगों ने सीख लिया था। अब मैंने जैसे पहले भी बता दिया था आपको कि ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, और ये टॉपिक्स जितने भी हैं उसको हम रिवीजन कर रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी आप जानते थे और उसको एक बार रिवाइज करना है, चूँकि सिलेबस का पार्ट है इसलिए रिवाइज करना है। उसका अपना एक एम भी है। जो भी कंसेप्ट हम लोग अभी इसमें डेवलप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, उन सबों का यूज आने वाले टॉपिक्स में खूब करना है। आने वाला टॉपिक्स जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास यूनिट और मोल कंसेप्ट, ये 3 टॉपिक्स जो है वो बड़े ही हॉट टॉपिक इस चैप्टर्स के माने जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माने जाते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे सवाल तो रहते ही रहते हैं। और यूँ कह दीजिए कि केमिस्ट्री को समझने का बेसिस है ये सारे टॉपिक्स। तो उन टॉपिक्स पर पहुंचने के लिए हम लोगों को एक बाउंड्री बनाना है, एक बैकग्राउंड तैयार करना है, एक भूमिका बनानी है। और उसी के दरमियान हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो नहीं पढ़े हुए हैं। तो उसी के दरमियान आज आपको लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन मैं बताऊँगा, और ये पूरा का पूरा वीडियो इसी लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पर है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। देखिए, शुरू में जैसे मेटल्स जो थे वो मेटल्स बहुत शुरू में ही डिस्कवर हो गए, डिस्कवर्ड in the early of civilization. ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू होने के साथ साथ मेटल की भी डिस्कवरी हो गई। कुछ मेटल्स जो थे वैल्यूएबल्स मेटल्स थे, सम वैल्यूएबल मेटल्स, जैसे उस समय गोल्ड, आज भी गोल्ड बहुत वैल्यूएबल है। तो उस समय जो वैल्यूएबल मेटल्स थे वेयर रेयरली फाउंड। वे सारे मेटल्स जो थे वो बहुत ही रेयर थे, वो बहुत अबंडेंट नहीं थे। तो लोगों का ध्यान गया कि हम एक सस्ते मेटल को महंगे मेटल में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसके लिए एक टीम बनाई गई साइंटिस्ट्स की, उनको कहा जाता था कीमियागार, और उन्होंने सक्सेसफुली तांबे को सोने में बदलने का तरीका बताया। एक तांबे को हम सोने में बदल सकते हैं, उसका अपना एक प्रोसेस होता है, और उन सारे प्रोसेस को फॉलो करते करते फाइनली एक तांबा जो है वो सोने में बदल जाता है।
और उस टीम का नाम रखा गया था कीमियागार। लेकिन उस प्रोसेस में इतना खर्च आ जाता है कि उतने में आप सोना खरीद सकते हैं, तो या सोना का आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर वो बहुत इकोनॉमिकल नहीं रहा, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च आगे नहीं बढ़ा। तो उसी दरमियान जो कीमियागार एक मेटल को दूसरे मेटल में कन्वर्ट करते थे, उसी दरमियान बहुत सारे नए नए लॉज दिए गए, जिनको लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो लॉ दिए गए हैं वो कब दिए गए हैं? ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ one metal to another valuable metal many laws of chemical combination आर गिवन। वो आज भी हैं, वो लॉ आज भी हम लोग पढ़ते हैं, और आज इस वीडियो में आपको उन्हीं लॉज के बारे में समझाना है। तो बहुत सारे केमिकल कम्बिनेशन के लॉ दिए गए, जिसमें से सबसे पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत हिंदी में इसको कहते हैं। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज पॉसिबल। ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक वैसे ही यहाँ कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है, न इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन इसको हम लोग दूसरे अपने केमिस्ट्री के टर्म में समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा दूँ कि सन 1889 1789 की बात है, एंटोनी लावोजियर ने ये लॉ दिया था। एंटोनी लावोजियर के बारे में बता देता हूँ। लावोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनका केमिस्ट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यूँ कहिए कि केमिस्ट्री आज हमारे सामने जिस फॉर्म में है वो लावोजियर का ही कंट्रीब्यूशन है। और जो रीडेबल है, केमिस्ट्री को पहले लोग रीडेबल समझते भी नहीं थे, केमिस्ट्री कोई ब्रांच ही नहीं था। लावोजियर वो आदमी है जिसने केमिस्ट्री को एक पहचान दिलाई। किसी वीडियो में मैं उस केमिस्ट्री की हिस्ट्री की बात करूंगा। तो लावोजियर ने केमिस्ट्री को एक पहचान दिलाई। उन्होंने बहुत काम किया है केमिस्ट्री पे। यूँ कहिए कि हाइड्रोजन जो है, जिसको हम हाइड्रोजन कहते हैं, जिस पर हमारा पूरा का पूरा केमिस्ट्री बेस्ड है, उसकी डिस्कवरी उन्होंने की थी। और उसका नाम हाइड्रोजन पड़ा, चूँकि वो जलने से बाद वाटर देता है। वाटर मतलब हाइड्रोजन मतलब जनरेटर। तो चूँकि हाइड्रोजन जो है वो वाटर जनरेट करता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है हाइड्रोजन। वो गैस एक डिस्कवर हुआ जिसका नाम बाद में चल के लावोजियर ने हाइड्रोजन दिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लावोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और उन्हीं के द्वारा दिया गया है ये लॉ गिवन बाई लावोजियर, given by A. Lavoisier, Antoine Lavoisier in 1789। ये कहता है according to this law, कहता है कि the mass can neither be created nor be destroyed। उसको न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है।
इसी को हम इन केमिकल रिएक्शन हम ऐसा कह सकते हैं कि द टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो नहीं बदलता है। टोटल मास कांस्टेंट रहता है। तो टोटल मास कांस्टेंट रहने का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स एक केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाता है, यही तो बनाता है, यही तो केमिकल रिएक्शन है। तो इसका लॉ का मतलब हुआ कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स यह बराबर होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। यही हमारे केमिकल रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा कि टोटल रिएक्टेंट का जो मास है वह प्रोडक्ट के मास के एकदम बराबर होगा, और यही हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहना चाहते हैं। जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये मिलके बनाता है CO2। तो देखो मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का मास कितना हुआ? कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 × 2, तो देखो तो 44 हुआ, 44 ग्राम। और इसका मास अगर निकालते हो मास ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मास भी वही होगा 44 ग्राम। इसका मतलब यह जो केमिकल इक्वेशन है वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है। तो यह केमिकल रिएक्शन हुआ, कहेंगे कि दिस केमिकल रिएक्शन obeys the conservation of the law of conservation of mass। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, आप सभी लोग जानते हैं ये बनाता है H2O। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है, तो 16 32 से 2 34 ग्राम। लेकिन यहाँ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट अगर करेंगे, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट अगर हम लिखते हैं तो वो मात्र 18 ग्राम होता है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं ओबे कर रहा है? ये ओबे नहीं कर रहा है, और ओबे नहीं करने के कारण क्या है? डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कारण क्या है कि यह इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। रीजन क्या है कि इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। तो आपको यहाँ मैं ये इस एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि इक्वेशन की बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करवाना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे तभी होगा जब इक्वेशन बैलेंस्ड होगा। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे नहीं होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखना है कि कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है उसी का एक एप्लीकेशन है कि हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस नहीं करेंगे तो वो ओबे नहीं होगा। अब चलिए थोड़ी सी बात और भी कर लेते हैं।
ये तो मैंने कह दिया कि दुनिया के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, ये मैंने नहीं कहा, लवोजियर ने कहा था कि दुनिया के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं सबों में कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करना होता है। तो अगर हम उसको ओबे करते हैं तो जैसे ही 1905 में इन 1905 आइंस्टीन, नाम सुना होगा आपने, आइंस्टीन गेव अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप दिया उन्होंने, रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, मास एंड एनर्जी। उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया, E इज इक्वल टू डेल्टा E इज इक्वल टू MC स्क्वायर्ड। आप समझ रहे होंगे ये इक्वेशन बड़ा ही फेमस इक्वेशन है कि इस इक्वेशन की मदद से मास का कन्वर्जन एनर्जी में होता है, मास का कन्वर्जन एनर्जी में होता है। तो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इन सम केमिकल रिएक्शंस, some chemical reactions heat रिलीज होता है, heat is released, heat रिलीज होता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बनाता है CO2 गैस, ठीक है। इसके लिए डेल्टा H का वैल्यू है 385 किलो जूल मोल इनवर्स। ये डाटा मुझे याद है। तो कहना ये चाहते हैं कि ये जो एनर्जी निकला है उसको तो हम ये समझ सकते हैं ना कि ये मास के बदौलत निकला होगा। द एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यू टू मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के मास के कारण ही निकला होगा, ऐसा माना जाता है। तो मास में थोड़ी सी कमी होगी, लेकिन आप समझ लीजिए कि -385 किलो जूल मोल इनवर्स जो एनर्जी है, अगर हम मास निकालना चाहते हैं तो ये डेल्टा E हो गया। तो इसको हम भाग देंगे कितना से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यही न होगा मास, मास जो डेल्टा M मतलब जो मास में चेंज होगा। तो कहता है कि ये जो मास का वैल्यू है वो इतना कम होगा कि हम इसको महसूस भी नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 100% ओबे होता है, क्योंकि वहाँ जो एनर्जी निकलती है वो इतनी कम है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से हम डिवाइड करेंगे तो मास एकदम नेग्लिजिबल आएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इट इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, सो इट इज इनसिग्निफिकेंट। ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, इसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं। तो बात रही कि ये इनसिग्निफिकेंट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हेंस इन केमिकल रिएक्शन दिस लॉ इज ओबेड। यह जो लॉ है वो ओबे होता है केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि वहाँ एनर्जी बहुत कम निकलती है। बाद में चल के ऐसा कहा गया, लेटर ऑन इट इज एक्सप्लेन्ड दैट energy is released during chemical reaction due to breaking and formation of bonds,
फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। ऐसा माना गया बाद में चल के कि ये जो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं रिएक्टेंट से, तो रिएक्टेंट का जो पुराना बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और प्रोडक्ट का जो नया बॉन्ड होता है वो बनता है। तो ये बॉन्ड बनने और टूटने में जो एनर्जी का इम्बैलेंस होता है, वही एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकलती है। तो वहाँ हम मास में लॉस की बात नहीं मानते हैं। मास में लॉस की बात नहीं मानने का मैंने 2 एविडेंस आपको दे दिया। पहला कि अगर मास में लॉस भी होता है तो वो इतना निग्लिजिबल होगा कि हमको वो महसूस नहीं होगा, पहली बात, मेजरेबल नहीं होगा वो। और दूसरी बात ये कहा कि ये जो बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, उसके कारण भी एनर्जी जो है वो रिलीज हो सकती है। और इसलिए कुल मिलाकर कहना ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल रिएक्शंस में ओबे होते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या बात होगी? बट ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, जिस समय लेवोजियर ने यह दिया था कंसेप्ट, उस समय न्यूक्लियर रिएक्शंस नोन नहीं थे। न्यूक्लियर रिएक्शंस in which huge amount of energy huge amount of energy is released। एक न्यूक्लियर रिएक्शन जहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, वहाँ तो निश्चित रूप से एनर्जी निकलती होगी डेल्टा ई इज इक्वल टू mc² से, और वहाँ मास का लॉस निश्चित होता है। उस न्यूक्लियर रिएक्शंस में आपको बता दूं कि प्रोडक्ट का मास जो है वो रिएक्टेंट के मास से हमेशा कम होता है, और जो मास घटता है उसको मास डिफेक्ट कहते हैं, और उसी मास का कन्वर्जन एनर्जी में होता है। ऐसा एक्सप्लेनेशन है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में हम ये लिख देना चाहते हैं कि इन न्यूक्लियर रिएक्शंस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमेशा छोटा होता है, कम होता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट के टोटल मास से प्रोडक्ट का मास कम होता है, और यही जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो मास में आया, इसको हम लोग डेल्टा m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट। और इसी मास डिफेक्ट के कारण एनर्जी मिलती है। दिस मास डिफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए यही मास डिफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, और इसी मास के कारण हमको एनर्जी मिलती है। इसका निश्चित रूप से यह मतलब समझा जाएगा कि मास में कमी होती है, तो वहाँ तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं हुआ। तो कहता है हेंस फॉर सच रिएक्शंस, इस तरह के रिएक्शंस के लिए statement of law of conservation of mass requires modification। उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, और तब नया जो डेफिनेशन दिया गया वो ये दिया गया कि सम ऑफ मास एंड एनर्जी always remains constant। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में मास और एनर्जी का जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। अब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इस टर्म में समझेंगे, इस टर्म में डिफाइन करेंगे कि टोटल एनर्जी और मास का जो सम है
वो न्यूक्लियर रिएक्शन में कांस्टेंट होता है। तो हम लोगों को ये समझना है अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। अब ये जो लॉ है ये कहीं कहीं फेल भी हो जाता है। तो फेल कहाँ हो जाता है मैं आपको समझा देता हूँ। न्यूक्लियर रिएक्शन में ही फेल होता है, और उसको तो मैंने समझा ही दिया कि मॉडिफाई कर देते हैं इसको। तो चलिए अब इसको इस पर बात नहीं करेंगे। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अब ये दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या उसी को दूसरे नाम से जानते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन दूसरा लॉ है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ये एक लॉ है। ये भी पढ़ा हुआ है आपने 9th क्लास में। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन जो है वो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था 1799 में, ठीक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के 10 साल बाद। उन्होंने देखा कि जैसे वाटर का जो सोर्स है वो बहुत सारा सोर्स है। पानी बरसात से मिलता है, समंदर से मिलता है, नदी से, तालाब से, पानी केमिकल रिएक्शन में बन सकता है, ट्यूबवेल से मिलता है, बहुत सारे सोर्सेस हैं पानी के। लेकिन उन सारे के सारे सैंपल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो नहीं बदल सकता है। और यही स्टेटमेंट है, यही डेफिनेशन है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, कि चाहे कोई भी यौगिक किसी भी सोर्स से, किसी भी स्रोत से प्राप्त क्यों न किया जाए, उसमें जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है। उसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे उनका रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा। यही कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो मैं इसको समझा देता हूँ। ये जो लॉ है वो दिया गया है जोसेफ प्राउस्ट ने के द्वारा, गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट इन 1799। सपोज कीजिए we collect sample of water from different sources। हम अलग अलग स्रोत से पानी का सैंपल कलेक्ट करते हैं। सपोज कीजिए कि हमने ये वाटर का सैंपल कलेक्ट करा है, कहाँ कहाँ से, तो ये हो सकता है कि ये रेन वाटर हो, ये हो सकता है कि ये रिवर तालाब से मिला हो, पॉन्ड से, ये हो सकता है कि कुआं से मिला हो, वेल, ये हो सकता है कि समंदर से मिला हो, ये हो सकता है कि ट्यूबवेल से मिला हो, ये हो सकता है कि हमको मिला हो रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से वाटर बना हो, ये हो सकता है कि ये नदी का पानी हो, फ्रॉम रिवर। तो अलग अलग सोर्स से हम वाटर का सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो कहता है कि प्राउस्ट found that in all the samples, जितने भी सैंपल्स थे, the ratio between
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये जो है 1:8 है बाय मास, जो कि कांस्टेंट है। ये सभी में रेशियो यही है। तो कहता है कि ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट रेशियो है, कांस्टेंट रेशियो। आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। CO2 gas can be obtained by different means। अलग अलग सोर्स से हम पा सकते हैं, जैसे CO2 गैस फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में जो CO2 है वो, दूसरा CO2 गैस फ्रॉम हीटिंग CaCO3। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा तो हीट करने से मिलता है ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो हमको मिले, CO2 का सोर्स है ये। फ्रॉम रिएक्शन बिटवीन CaCO3 एंड HCl, CaCO3 एंड HCl के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो ये बनाएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। CO2 यहाँ से भी मिला। खाने वाला सोडा ऑन हीटिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को हीट भी कर सकते हैं। NaHCO3 इसको हीट किया तो Na2O प्लस H2O प्लस CO2, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। तो कुल मिलाकर हम CO2 अलग अलग सोर्स से पाते हैं। कहता है बट इन ऑल द samples of CO2 the ratio between कार्बन एंड ऑक्सीजन ये होगा 12:32। मतलब अगर हम इसको 4 से काट दें तो 3:8, ये रेशियो हमेशा होगा। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसका स्टेटमेंट मैंने अभी तक नहीं लिखा है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि कोई भी यौगिक चाहे किसी भी सोर्स से क्यों न प्राप्त किया जाए, उसके कंस्टिट्यूएंट्स में का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ये कहना है। इन ए कंपाउंड, एक कंपाउंड में द रेशियो बिटवीन the constituents is always constant, no matter from which source it is obtained। किस सोर्स से वो प्राप्त किया गया है इससे कोई मतलब नहीं है। ये कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का भी कुछ लिमिटेशन है कि ये कहाँ लागू नहीं होता है, यह भी जान लेना चाहिए। लिमिटेशंस
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लिमिटेशन क्या है ये समझिए। कहता है कि अगर ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ये तभी लागू होगा जब सारे के सारे कंपाउंड्स एक ही आइसोटोप के हों। अगर आइसोटोप बदल दीजिएगा तो वहाँ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लागू नहीं होगा। कहता है इट इज़ not applicable for the compounds made by different isotopes के द्वारा जो कंपाउंड बनाए जाते हैं उस पर ये लागू नहीं होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कार्बन के हम 3 आइसोटोप्स जानते हैं, लेकिन हम यहाँ 2 ही आइसोटोप्स की बात करते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 12 अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो CO2 बनाएगा, और अगर कार्बन 14 O2 से रिएक्ट करता है तब भी ये CO2 बनाएगा। तो यहाँ देखो रेशियो जो है कार्बन इज टू ऑक्सीजन बराबर 12:32 है, और यहाँ अगर रेशियो निकालेंगे हम, रेशियो कार्बन इज टू ऑक्सीजन तो 14:32 हो जाएगा। देखिए तो रेशियो कांस्टेंट नहीं रहा, इसलिए कहते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ अप्लीकेबल नहीं है। कहाँ? जहाँ आइसोटोप्स जो है वो कंपाउंड्स बनाते हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स के द्वारा अगर कंपाउंड बनाया जाता है तो ये लॉ वहाँ अप्लीकेबल नहीं होता है। तो आपने ये समझ लेना है और इसको याद रखना है। हम अब एक दूसरे लॉ की तरफ चलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आज ये लॉ समाप्त करके फिर हम लोग अब जो है वो टॉपिक्स आएंगे, एटॉमिक मास यूनिट, वहाँ से ये चैप्टर मज़ेदार होगा और बड़ा कंसेप्चुअल हो जाएगा। अभी तक तो रिवीजन जैसा कुछ पढ़ रहे थे हम लोग। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यह लॉ भी जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, गिवन बाय जॉन डाल्टन। इसका पहले मैं स्टेटमेंट आपको सुना देता हूं, बाद में फिर एग्जाम्पलीफाई करूंगा इसको तो ज़्यादा क्लियर होगा। कहता है कि अगर कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड होके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, तो उसमें से एक एलिमेंट का एक एलिमेंट का डिफरेंट मास जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइंड होता है, आपस में सिंपल रेशियो में होते हैं। अब देखिए इसको मैं समझा देता हूँ पहले। सपोज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करता है, ध्यान दो, प्लस ऑक्सीजन, तो ये बनाता है N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O4 और N2O5। तो N2O4 जो हुआ तो इसी का डाइमर हुआ, तो इसको मिटा देता हूँ, ये नहीं लिखता हूँ। ये कंपाउंड्स बना दिए। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो 4 नए अलग अलग कंपाउंड बनाता है ये। तो इसके लिए हमको टेबल बनाना पड़ेगा ताकि हम आपको समझा पाए। यहाँ कंपाउंड्स टेबल में लिखता हूँ, कंपाउंड्स
mass of nitrogen, mass of oxygen, fixed mass of नाइट्रोजन, और तब यहाँ मास ऑफ ऑक्सीजन। देखिए मैं टेबल में कहना क्या चाहता हूँ अभी समझ में आ जाएगा। टेबुलर फॉर्म में इसको लिख देना चाहता हूँ मैं। 4 कंपाउंड से तो 4 रोज बना लेना है। 3 और 1 4, ये 4 रो हमने बना लिया। पहला कंपाउंड है N2O, ठीक है। दूसरा कंपाउंड है NO, तीसरा कंपाउंड है NO2 और चौथा कंपाउंड है N2O5। ये 4 कंपाउंड्स हैं। तो नाइट्रोजन का मास कितना, 14 दूना 28 ग्राम। इसमें नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम, इसमें फिर 14 ग्राम और इसमें फिर 28 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन का मास कितना, 16 ग्राम, इसका मास 16 ग्राम, इसमें 32 ग्राम और इसमें 80 ग्राम, ठीक है। हम मास नाइट्रोजन का मास फिक्स करना चाहते हैं तो सब में 14 ग्राम कर देते हैं, 14 ग्राम कर देते हैं, 14 से रेशियो निकल जाएगा। ये फिक्स्ड मास हुआ। तो अगर 14 है तो ये कितना हो जाएगा, 8। समझ गए होंगे आप। ये आधा के तो भी आधा हो गया। तो ये तो लेकिन 16 ही रहेगा, ये तो 32 ही रहेगा, और इसको हमने आधा करा तो ये भी 40 हो जाएगा, ठीक बात। कहता है कि एक एलिमेंट का डिफरेंट मास जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से रिएक्ट करता है आपस में सिंपल रेशियो में होता है। ध्यान दीजिए, हम इसको दिखा देते कैलकुलेट करके। रेशियो ऑफ डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के डिफरेंट मास का रेशियो देखिए तो 8:16:32:40। 8 से काट दो सबको तो 1:2:4:5। देखो तो ये सिंपल रेशियो है कि नहीं है। दिस इज द सिंपल रेशियो। यही कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। डेफिनेशन हम दे सकते हैं, दिस लॉ states that if 2 elements form more than 1 compounds, 2 एलिमेंट्स अगर एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, देन different mass of one component that combine with fixed mass of another element are in the simple ratio, वो सिंपल रेशियो में होते हैं। यही कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और बड़ा कंसेप्ट क्लियर है इसमें कि कोई भी अगर 2 एलिमेंट रिएक्शन में भाग लेते हैं, आप सब आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग लेते हैं, तो उसमें से एक एलिमेंट का डिफरेंट मास जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइंड होता है वो आपस में सिंपल रेशियो में होते हैं। यही उसका स्टेटमेंट है। लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन भी है जो हम आपको समझा देना चाहते हैं। लिमिटेशन भी है इसका कि हाइड्रोकार्बन के केस में, इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, हाइड्रोकार्बन, दिस लॉ
फेल्स, यह लॉ फेल हो जाता है। तो उस समय, जिस समय जॉन डाल्टन ने ये लॉ दिया था, उस समय हाइड्रोकार्बन नोन भी नहीं थे, नहीं तो उसी समय ये बातें आ जाती। लेकिन बाद में चल के जब हाइड्रोकार्बन की डिस्कवरी हुई, हाइड्रोकार्बन खोजे गए, तो उसमें ये पाया गया कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ओबे नहीं करता है। ये सारी की सारी बातें जो है वो बेसिक बात है, फंडामेंटल बात है, इसको समझना चाहिए। एक लॉ और भी पढ़ लेते हैं, गे-लुसैक्स लॉ। गे-लुसैक्स लॉ ये वॉल्यूम से रिलेटेड है, इसको भी पढ़ लेते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट, जो कि बहुत ही अहम टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हम लोग देखेंगे। अब गे-लुसैक्स लॉ चौथा है, गे-लुसैक्स लॉ। गे-लुसैक्स लॉ ये हम लोगों को देखना है। तो इसमें कहता है कि अगर हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किससे, क्लोरीन से, तो बना रहा है 2HCl गैस। तो इसका 1 वॉल्यूम, यहाँ 1 लिखा है इसलिए, इसका भी 1 वॉल्यूम ये मिल के बना रहा है 2 वॉल्यूम। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का जो रेशियो हुआ, रेशियो बाय वॉल्यूम 1:1:2, ये सिंपल रेशियो है, यही सिंपल रेशियो हुआ। यही कहता है गे-लुसैक्स लॉ, कहता है कि ये केवल गैसियस स्पीशीज के लिए है। दिस लॉ इज गिवन ओनली फॉर गैसेस, गैस के लिए दिया गया है। इसमें कहता है कि व्हेन गैसियस रिएक्टेंट्स undergo chemical combination to form products। अगर प्रोडक्ट बनाने के लिए वो केमिकल कम्बिनेशन में भाग लेता है, देन दे डू सो इन the simple ratio of volume of reactants and products। तो ये है गे-लुसैक्स लॉ। गे-लुसैक्स लॉ को हम लोग ऐसे केवल एक उसका स्टेटमेंट समझ लेना है कि वो दिया क्यों गया था। तो ये बात हुई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एटॉमिक मास यूनिट के बारे में समझेंगे, जानेंगे कैसे एटॉमिक मास यूनिट बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है एटॉमिक मास यूनिट, और उसकी ज़रूरत क्या पड़ी, और एटॉमिक मास यूनिट का बनाने का मेथड क्या था, कैसे बनाया गया, और एटॉमिक मास यूनिट का सिग्निफिकेंस क्या है, हम कैसे समझेंगे, कैसे उसको एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं, कैसे उसको ग्राम एटॉमिक मास कर देते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं, उन सबों में क्या फ़र्क है, क्योंकि वही बेसिस है मोल कंसेप्ट का। मोल में जैसे ही हम लोग जाएंगे तो वहाँ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास वगैरह वगैरह की बातें करनी पड़ेगी हम लोगों को। और वो टॉपिक ही आपको कई बार बता चुका हूँ कि जितना हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, वो सबका एक ही एम है, मोल को समझना। मोल को जितना आसानी से समझ जाते हैं, जितने अच्छे से समझ जाते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाना उतना ही आसान हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे मोल्स को। और फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।